चलो आज फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़े। आज हम लोग का टॉपिक है पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी। ओके, बॉडी सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग में हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ेंगे। ओके, बीसीसी। तो सबसे पहले अगर हम बीसीसी का स्ट्रक्चर देखें, बॉडी सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग का स्ट्रक्चर देखें, तो बीसीसी में क्या होगा, जो एटम होगा वो कॉर्नर पे अरेंज होंगे। अपने पास 8 कॉर्नर पर 8 एटम और 1 एटम क्यूब के सेंटर में होगा, सेंटर में। ओके, तो पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं, उसके बेसिस पे इसमें हम बीसीसी बॉडी सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स की पैकिंग एफिशिएंसी की बात करेंगे। ओके, तो डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्यूब बनाएंगे। यहाँ से हम लोग एक यूनिट सेल को रिप्रेजेंट किए, क्रिस्टल क्यूब को, और इसमें अब देखो ये हमारा क्यूब बना है, इसमें हमें बीसीसी रिप्रेजेंट करना है, बीसीसी बॉडी सेंटर को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो उसमें जो एटम का अरेंजमेंट होगा वो कॉर्नर पे होगा, क्योंकि अगर हम देखें तो 8 कॉर्नर अपने को मिलेंगे, तो 8 कॉर्नर पे 1 एटम हम लोग रखेंगे और 1 एटम कहाँ पे रखेंगे, सेंटर में रख देंगे। ये हमारा बॉडी सेंटर। तो देखो मैं एटम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने एटम सेंटर पे रख दिया। देखो ये हमारा सेंटर है, मैंने यहाँ पे सेंटर में एटम रख दिया। ओके, अब सेंटर के बाद देखो इस कॉर्नर पे मैं एटम रखूंगा और इस कॉर्नर पे रखूंगा। तो इस तरह से अब मैंने एटम को कॉर्नर पे रखा और दूसरा एटम मैं इस कॉर्नर पे रख दे रहा हूं। यहां पर भी मैंने एटम को कॉर्नर पे रख दिया। ओके, अब मैं इसमें कॉर्नर की नेमिंग कर दे रहा हूं। कॉर्नर मतलब एटम कैसे जाएगा, मतलब यहाँ पे रूम, हमारा एक रूम है, इधर कॉर्नर होगा, फिर इधर सेंटर होगा, फिर नीचे कॉर्नर होगा। इस तरह से ऐसे डायगोनल आप अपने रूम में चले जाओ, उस तरह से मैं लेकर जा रहा हूं। तो यहाँ पे मैं कॉर्नर की नेमिंग कर रहा हूँ। इस कॉर्नर को मैंने ए लिख दिया, यहाँ पे बी राइट कर दिया, इस प्लेस पे सी, डी, ई, एफ, जी एंड एच। ये जो मैंने रिप्रेजेंट किया है ये सब कॉर्नर के नेम है। 8 कॉर्नर है, 8 सिंबल से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। राइट, अब जितने भी आपको लेंथ दिख रहे हैं, जो क्यूब में लेंथ बना हुआ है उसे हम बोलते हैं एज लेंथ, और सबका जो डिस्टेंस होगा, मेजरमेंट होगा, जो एज लेंथ की वैल्यू होगा सबका सेम होगा। जितना डिस्टेंस बी और सी का होगा सेम सी और डी का होगा, अगेन डी और ई का भी सेम होगा। नेक्स्ट ई और एच का भी जो डिस्टेंस होगा ये भी क्या होगा, सेम होगा। फिर यहाँ से एच और जी का भी डिस्टेंस सेम होगा, ए और बी का डिस्टेंस सेम होगा, ए और डी का डिस्टेंस सेम होगा, मतलब एज लेंथ ए। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो भी न्यू लाइन मैं ड्रॉ करूंगा उसका एज लेंथ चेंज हो जाएगा। ओके, कोई भी नया लाइन आप ड्रॉ करोगे एज लेंथ चेंज होगा। जो पहले से इसमें है उसके सबके एज लेंथ क्या है, सेम है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अगर मैं ई से एफ तक गया तो एज लेंथ क्या है, ए है। तो मैंने यहाँ पे राइट किया ई से एफ तक का जो एज लेंथ हमें मिलेगा वो यहां से लेकर यहां तक के जो एज लेंथ होंगे वो क्या होंगे, ए होंगे। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। इससे आगे मैं लेके चलूंगा तो एफ से सी का एज लेंथ क्या होगा, ए होगा। ई से और डी का ये भी एज लेंथ ए होगा। देखो डी और ई का जो डिस्टेंस होगा ये भी क्या होगा, ए होगा। अब इसमें जो भी लाइन मैं ड्रॉ करूंगा उसके एज लेंथ में चेंजेस
आएंगे। जैसे मैंने एक नया लाइन ड्रॉ कर रहा हूं F से D तक, हाँ F से D तक का जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं इसकी एज लेंथ में चेंजेस आएगा। देखो मैंने यहाँ पे ले लिया, मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ओके। यहां से मैं F से D तक आया, देखो ये वाली लाइन जो मैं अभी ड्रॉ किया F से D तक, इसका एज लेंथ चेंज हो जाएगा। तो इसको मैं रखूंगा जो F से D तक का मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, इसको मैं ले लूंगा B, जो इसकी वैल्यू होगा क्या होगा B, यहां से लेकर यहां तक ये क्या हो गया B, ठीक। अब यहां पे हम लोग ट्राइंगल की बात करेंगे, तो अपने पास एक ट्राइंगल दिख रहा है EFD, देखो एक ट्राइंगल बना है EFD, देखो ये जो हमें ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो मैंने यहां पे लिखा इन ट्राइंगल EFD, अगर मैं ट्राइंगल EFD की बात करूं तो इसमें E और F का भी डिस्टेंस सेम है और E और D का भी डिस्टेंस सेम है, दोनों A है, लेकिन ये जो F और D का डिस्टेंस है वो चेंज है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग FD² इसकी बात करते हैं इज इक्वल टू EF² प्लस ED², जो इसकी वैल्यू होगा इन दोनों के प्लस के इक्वल होगा। तो हमें यहाँ पे पता है कि F और D की जो वैल्यू है वो क्या है B है, तो मैंने लिख दिया B² इक्वल टू A² प्लस A² प्लस A², और यहाँ पे हमें मिल गया B² इक्वल टू 2A², ये हमें B² की वैल्यू मिला, ओके। अब यहाँ पे मैं एक और लाइन ड्रॉ करूंगा और वहां पर फिर से देखते हैं। ये तो मैंने एक लाइन ड्रॉ करके B² की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब मैं फिर से एक लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूं और वो लाइन हमारा होगा F और A के बीच। देखो ये हमारा A है और ये हमारा F है, यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा। तो देखो मैं A और F से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये लाइन हमारा जा रहा है, देखो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया अभी A और F से, ये भी हमने न्यू लाइन ड्रॉ किया, देखो A और F से मैंने एक लाइन जो ड्रॉ किया, ये भी हमारा न्यू लाइन है, तो इसकी भी वैल्यू हमारा चेंज मिलेगा। तो यहाँ पर इसको मैंने C बोल दिया, A और F का जो एज लेंथ है उसको मैंने C बोला, यहाँ पे FD को B बोला था, बाकी सब A थे। तो यहाँ पे फिर मैंने राइट किया A और F, जो मैंने न्यू लाइन ड्रॉ किया इसका एज लेंथ क्या है C, मैंने क्या लिख दिया एज लेंथ C, ओके। अब ध्यान देना, अब यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल और मिल गया। अब वो ट्राइंगल आप ऐसे देख सकते हो AFD, देखो AFD देखो AFD, A ट्राइंगल अपने को मिल रहा है, देखो या FAD भी बोल सकते हो, AFD। तो अब मैं यहां पे लिखूंगा इन ट्राइंगल AFD, ओके। अब यहां पर हम लोग ट्राइंगल AFD में देखेंगे। तो इन ट्राइंगल AFD, ये जो हमारा ट्राइंगल बना हुआ है, तो इसमें भी एक बार आप ऐसे लिख सकते हो कि A और D का भी डिस्टेंस A है, A से D का डिस्टेंस भी एज लेंथ A है, क्योंकि ये पहले से लाइन हमारा ड्रॉ है, पहले से इनमें लाइन। तो AFD में हम क्या लिखेंगे AF², इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। AF² इक्वल टू AD² प्लस DF²। देखो AFD में हम लोग क्या लिखेंगे AF² इज इक्वल टू
ए डी स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर अब यहाँ पे ए एफ की जो वैल्यू है वो क्या है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए डी की वैल्यू ए है, यहाँ से यहाँ की वैल्यू ए है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और डी एफ या एफ डी की वैल्यू क्या है, बी है, इसकी वैल्यू हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को देखें, यहाँ पर हम इक्वेशन फर्स्ट को देखें तो बी स्क्वायर की वैल्यू 2a स्क्वायर है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में देखें तो जिस प्लेस पे बी स्क्वायर है इस प्लेस पे मैं रख सकता हूँ 2a स्क्वायर, तो हमारा क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर, सी इक्वल टू √3a। अब अगर हमने इसको सॉल्व किया तो c की वैल्यू क्या आ गया, √3a। अब यहाँ पे मैं फिर आपको इस डायग्राम के पास लेकर आऊंगा। इसमें अगर देखा जाए तो अपने पास 1 2 3 सर्कल है। अगर मैं कहीं यहाँ पे सर्कल किसी एक प्लेस में सर्कल बना लूँ तो चलो मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाकर बस आपको समझा रहा हूँ। 1 सर्कल, सेकेंड सर्कल और थर्ड सर्कल। ये अपने पास 3 सर्कल है, इसकी वैल्यू a है, यहाँ से देख सकते हो, और ये वाली पूरी लाइन जो है c है, ये पूरी लाइन क्या है, c है, और यहाँ पर एक कौन सी वैल्यू है, f वैल्यू है। देखो a से f तक का मैंने सर्कल बनाया, a से f तक का, तो यहाँ पे देखो तो इस a से यहाँ तक आएंगे तो एक रेडियस मिलेगा, c में आपको 2 रेडियस मिलेंगे, और f से इधर का एक रेडियस। टोटल ये जो c की वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक a और f का जो डिस्टेंस c है, इसमें 1 2 3 4 कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे। तो अगर हम डायग्राम से देखें तो हमें यहाँ पे पता है कि वी नो, ओके क्लियर, c की वैल्यू है c इक्वल टू 4r। इस डायग्राम से अगर देखा जाए तो c में कितने r है, 4r है, तो c इक्वल टू 4r। यहाँ पर भी आप देख सकते हो c इक्वल टू 4r, यहाँ पर देखो 1 और इस c में 2 3 और यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो 4, उसमें भी आपको 4r दिख गया, c इक्वल टू 4r। अब ऊपर देखो c की वैल्यू क्या है, √3 है, तो जहां पे c है वहां पे मैं रख सकता हूं √3a, मैंने यहां पे रख दिया √3a इक्वल टू 4r। ओके, अब अगर मैं यहां पे a इक्वल टू लिखूं तो क्या होगा, 4r डिवाइड बाय √3, 4r डिवाइड बाय √3। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, ये हमें a की वैल्यू मिल चुका है, तो अब हमारा आएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, लिखने जा रहा हूँ, ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू a क्यूब होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू a क्यूब। a की वैल्यू क्या है, 4/√3r है, तो मैं लिख सकता हूँ is equal to 4/√3r, सॉरी 4/√3r का होल क्यूब। ये हो गया, 4 4 जा 16, 4 जा 64 डिवाइड बाय 3√3r। इसको सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा 64r³ डिवाइड बाय 3√3। ओके, इसकी वैल्यू मिल गया 3√3। अब अगर हम BCC की बात करें तो यहाँ पर हम लोग BCC पढ़ रहे हैं, तो BCC में नंबर ऑफ एटम होता है 2, टोटल नंबर ऑफ एटम क्या होते हैं 2। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इन BCC वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 2 एटम। BCC में वॉल्यूम कितने एटम्स ऑक्युपाई होगा, 2 एटम, क्योंकि BCC में नंबर ऑफ एटम 2 होगा, FCC में 4 होता है, सिंपल में 1 होता है। तो यहाँ पे लिखूंगा इन BCC, ओके, वॉल्यूम
occupied by 4 BCC पढ़े हैं ना, इन BCC वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 2 एटम। BCC में जो वॉल्यूम होगा कितने एटम से ऑक्युपाई होगा, 2 एटम से। लेकिन हमें पता है कि जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन नंबर ऑफ एटम कितने BCC के, 2, तो टोटल नंबर ऑफ एटम BCC का होता है 2, इसके आगे आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2 का, तो ये आपको हो जाएगा 4 × 8/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब इसके बाद हमारा पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला राइट करूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखो, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम occupied by 2 atom multiply 100 divided by total volume of cube। अब यहां से आप बस वैल्यू पुटअप कर दो, अपने पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, ये हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब था। ओके, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो अपने पास है, देख लो, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है कितना है, यहाँ पर ये है टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 2 एटम जो है वो अपने पास यहाँ पे मिला है 8/3 पाई आर क्यूब। इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देना है। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 2 एटम में आपने यहाँ पे रखा कितना, 8/3 पाई आर क्यूब। ओके, डिवाइडेड बाय 64, तो यहाँ पे अगर मैंने इसको डिवाइड करूंगा तो 64 नीचे आ जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 3√3 और उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका, 100 का। मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा, 100 का। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा ये R क्यू कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रखोगे 8 × पाई की वैल्यू रख दो 3.14, यहाँ पे आपने रख दिया 3.14 × 3√3 × 100 डिवाइड बाई 3 × 64। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा 68%। ओके, ये जो हमें मिला, क्या मिला, पैकिंग एफिशिएंसी इन BCC। अगर इसका आपको वाइड निकालना हो, तो 100 में से एफिशिएंसी को माइनस कर दो, कितना बचेगा आपको, 32%। इसका एक वाइड मिल गया 32%। ओके, ये आज का हम लोग का टॉपिक था पैकिंग एफिशिएंसी इन BCC। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाँ, CBSE और स्टेट बोर्ड वालों के लिए। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और दूसरों को भी सीखने में हेल्प करिए, सिखाते रहिए, समझाते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।